अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है ना C++ का नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है वो इफ़ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इफ़ स्टेटमेंट जो है उसका सिंटेक्स क्या होता है, मतलब उसको लिखते कैसे हैं। थोड़ा सा एक हम लोग व्यू लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो इफ़ स्टेटमेंट सिंटेक्स है ना, उसमें देखें इफ़ के अंदर हम लोगों ने क्या लगाया है, कंडीशन लगाते हैं हम। सबसे पहले उस फंक्शन में हमने क्या करना होता है, कंडीशन लगानी होती है, ठीक है। यानी पहली कंडीशन कोई भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई है। जैसे लाइक कि मैंने आपको जब सबसे पहला दूसरा लेक्चर करवा रही थी तो तब हम लोगों ने एक एग्जांपल ली थी कि हमें एक बच्चे ने अपने मार्क्स बताए हैं, ठीक है। और उस बच्चे ने कहा है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, लेकिन आप मुझे बता दें कि मैं पास हुई या क्या हूँ, फेल हूँ। तो आपने क्या करना है, उसने आपके पास एक कंडीशन होगी कोई, ठीक है। जैसे लाइक ये कह लें कि अगर उस बच्चे के 33 मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं तो वो क्या होगा, पास होगा। और अगर उसके मार्क्स 33 से कम हैं तो क्या होगा, वो फेल होगा। तो आपने एक कंडीशन सेलेक्ट कर ली। कंडीशन क्या है कि उसके मार्क्स 33 होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इफ़ के अंदर कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ़ मार्क्स जो है हम उसके बच्चे के वो 33 से ग्रेटर देन या इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मार्क्स आर इक्वल एंड ग्रेटर देन किससे, 33 से उसके होने चाहिए बच्चे के। ये हमारी जो है वो कंडीशन है सबसे पहली, ओके। ये तो है सिर्फ एक कंडीशन हो अगर किसी क्वेश्चन में तब की बात, ठीक है। और अगर हमारे जो है ना कि अगर बच्चे के मार्क्स जो है वो ऐसी कंडीशन है कि ये ले लो कि तीन हमारे पास मार्क्स की लिस्ट है, या यूँ कह लो 3 नंबर्स हैं हमारे पास। एक नंबर ए है, दूसरा नंबर है बी और तीसरा नंबर है सी, ठीक है। हमें कहा जाता है कि आप बताएं नंबर ए बड़ा है, बी बड़ा है या सी बड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, उसके लिए कंडीशन ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए अगली कंडीशन भी लगाएंगे, एल्स इफ की कंडीशन, उसमें दूसरी कंडीशन पुट कर देंगे कि या तो ए बड़ा हो सकता है या बी बड़ा हो सकता है या सी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो उनके लिए 3 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, ओके। पहली कंडीशन जब भी लगाई जाती है उसके साथ इफ़ लिखा जाता है, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन लगाई जाती है उसके साथ एल्स इफ लिखा जाता है। जो तीसरी कंडीशन लगाई जाती है उसके साथ क्या लिखा जाता है, एल्स इफ। जितनी भी अंदर होती हैं ना, पहली को छोड़ के अंदर जितनी भी होती हैं वो एल्स इफ के साथ लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद जितनी भी कंडीशंस आपने लगानी है, आपने एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3, 4, 5, जितनी भी आपने कंडीशंस यूज़ की हैं ना अपने क्वेश्चन के अंदर, जितनी भी कंडीशंस आपकी यूज़ हो रही होंगी, सबसे पहली कंडीशन जो होगी आप उसको इफ़ से लिखेंगे, अंदर वाली सारी एल्स इफ के साथ आएंगे, और जो सबसे लास्ट वाली होगी उसमें आप खाली क्या लिखेंगे, एल्स, और आगे कंडीशन लिख देंगे। सॉरी, एल्स के आगे कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि एल्स का मतलब होता है इसके अलावा, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही उसके अलावा क्या होगा कि ये वाला आंसर होगा, ठीक है। ऐसा होगा ना कि ये देखें, फर्स्ट करें मैंने कहा कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 33, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो स्टेटमेंट क्या आएगी मेरी यहाँ पे, स्टेटमेंट ये आएगी कि स्टूडेंट इज़ पास, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ में क्या आएगा, एल्स इफ के अंदर आएगा कि कंडीशन 2 में क्या आएगा, सॉरी उस केस में तो हमारे पास स्टेटमेंट ही एक थी ना, कंडीशन ही एक थी कि उसके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, ठीक है। अगर 33 से ग्रेटर ये कंडीशन अगर फॉलो करी तो स्टेटमेंट में क्या आएगा, स्टेटमेंट में आएगा कि स्टूडेंट इज पास। उसके बाद अगर कंडीशन फेल हो रही है, यानी कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 33 से कम है, तो हम लोग स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, हम वहाँ पर लिख देंगे कि स्टूडेंट इज़ फेल, ठीक है। तो वो तो एक कंडीशन के लिए होगा। उसके बाद हमारे पास अगर 2 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं, तो हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर सिंटैक्स की समझ नहीं आई तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना उसके अंदर आपको 100% है कि उसकी समझ आ जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है। यानी इस इफ़ एल्स कंडीशन की समझ आ जाएगी आपको। मैंने आपको जो अभी नंबर की मिसाल दी ना, नंबर की मिसाल दी है कि ABC की, ये देखिए वही क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम ना इस पेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ताकि आपको जो है वो पूरे का पूरा पेज नज़र आए और आपको कोई इशू ना हो। ये देखें यहाँ पे हमारे पास है राइट C++ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र। हमने यूज़र से 3 वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। हम यानी 3 कोई भी नंबर्स लेने हैं, उससे 3 वैल्यूज़ ली हैं, एंड डिस्प्ले, प्रिंट या कैलकुलेट या डिफाइन, कुछ भी यहाँ पे कह सकता है कि बताएं
कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, 3 नंबर लिए हैं ना हमने, 3 वैल्यूज़ ली हैं, तो ये बताओ कि आया पहली, दूसरी या तीसरी, कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है, ठीक है, कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है एंड कौन सा जो है वो और कौन से नंबर्स जो हैं इन तीनों में से वो बराबर भी हैं, ठीक है। ये हमने 2 क्वेश्चंस उसने पूछे हुए हैं, यानी 2 चीज़ें पूछी हैं कि बताएं उनमें से कौन से नंबर्स लार्जेस्ट हैं, तीनों में से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है और कौन सा जो है वो कौन से नंबर्स आपस में बराबर हैं। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया और यूज़र ने हमें क्या दे देनी है, 3 वैल्यूज़ दे देनी है। हमने हेडर फाइल्स लगानी है, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में आपको कहती हूँ कि हेडर फाइल्स जो हैं वो आप सभी की सभी यूज़ किया करें, जितनी भी आपको आती हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर वो यूज़ हो जाएं, यानी नीचे वो यूज़ हुई हैं, आपने ऊपर जो है वो लिखी भी हुई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको नहीं पता कि हेडर फाइल्स कौन सी लगानी है, तो आपको जितनी भी आती है सभी लगा दें, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में वो यूज़ ना भी होनी हो ना, ठीक है, आपने ऊपर लिखी हुई है, तो उससे उसको आपके फंक्शन को कोई जो है वो बैड इम्पैक्ट उस पर नहीं आता, यानी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नीचे यूज़ होनी है कोई हेडर फाइल, यानी कोई टूल नीचे यूज़ होना है, कोई औजार नीचे यूज़ होना है, लेकिन आप उसको लेके ही जो है वो नहीं गए हुए हो, तो तब मसला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स सारे के सारे आप कंप्लीट लिखें, नीचे जो है वो यूज़ हुआ या नहीं हुआ वो बाद की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हम लोगों ने जो हेडर फाइल्स यूज़ की हैं वो नंबर इंक्लूड iostream.h, इसको कुछ लोग हैश इंक्लूड भी बोलते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी बोल सकते हैं। नंबर इंक्लूड iostream.h, वैसे C++ में इसको नंबर ही बोला जाता है, हम लोग नंबर्स इंक्लूड करते हैं इनके अंदर, ठीक है। ये iostream भी कुछ लोग कहते हैं, .h नहीं लगाते। .h का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप iostream की ज़्यादा फाइल्स यूज़ करना चाहते हो तो आप .h लगा दो। .h का मतलब है कि आप उसको एक्सटेंशन दे रहे हो, यानी एक से ज़्यादा अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो साथ में .h लगा ले, वरना एक iostream आपने यूज़ करनी है तो सिर्फ एक रहने दें आप, ठीक है। .h लगाना चाहो या ना लगाना चाहो, ठीक है। तो हम लोग नंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद math.h है, यहाँ पे आप CMath भी कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है, CMath.h भी लिखते हैं और math.h भी लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिख लें, सबका मतलब एक ही होता है। उसके बाद है हैश इंक्लूड या नंबर इंक्लूड conio.h, ठीक है, conio.h या conio खाली लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, ये भी हर क्वेश्चन का लाजमी पार्ट है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस जब जो है यहाँ पे हेडर फाइल्स की एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में मैंने आपको लेक्चर में दी थी, मैं आपको जो इसकी एंड स्क्रीन, यानी जब हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा बिल्कुल लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे करके ना शो हो जाएगी वो वीडियो, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है वो मैं उसका लिंक यहाँ पे करके आपको दे दूँगी, ठीक है। आपको यहाँ पे अब उसको क्लिक करेंगे तो उस वीडियो तक आप पहुँच जाएंगे, आपको मिल जाएगी वो वीडियो जिसके अंदर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है हेडर फाइल्स की, क्या होती हैं, ये क्लियर स्क्रीन ये क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होनी, ये सारी की सारी मैंने दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो समझ वहाँ पे जाके देख ली, उसको अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो 100% गारंटी से आपको कहती हूँ कि आप किसी भी किस्म का फंक्शन जो है उसको बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, अगर आपको समझ नहीं आ रही यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में यहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप लोग उसको देख सकते हो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना जब आप, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरी उस वीडियो का जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर जाके आप हेडर फाइल्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो बहुत अच्छे से। आप किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग जो है उससे कर सकते हो बहुत आसानी से, अगर आपको ये समझ आ गई तो, ठीक है। बिल्कुल जैसे लेटर लिखते हैं किसी को या एप्लीकेशन लिखते हैं, हम लोग स्कूल्स में लिखते थे ना छोटे होते, छोटी क्लासेस में, ठीक है, अभी भी कहीं ज़रूरत हो तो लिखनी पड़ती है, जैसे उसमें कुछ चीज़ें फ़िक्स होती हैं कि ये लिखनी ही लिखनी होती है लाजमी, इसी तरह प्रोग्राम में भी कुछ चीज़ें फ़िक्स होती हैं जो लाजमी लिखनी होती है, ये भी उन्हीं में से जो है वो एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, यहाँ तक जो होता है ना हमारा मेन हर क्वेश्चन में सेम काम होता है यहाँ तक लिखने वाला। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोट। फ्लोट के अंदर ये जो उसने हमें 3 वैल्यूज़ दी हैं, अब हमें नहीं पता कि वो वैल्यूज़ उसने हमें किस शक्ल में दी, यानी वो इंटीजर्स दिए हैं, वो हम लोगों को उसने कोई ABC नंबर्स दिए हैं, क्या दिया उसने हमें नहीं पता, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया, इंट नहीं लिखा, ठीक है। फ्लोट के अंदर आपको पता है चाहे इंट हो या कुछ भी हो, फ्लोट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ABC लिख दिया। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको समझ नहीं क्वेश्चन की आ रही कि टाइप कौन सी है, डाटा किस तरह का दिया गया है, तो आप फ्लोट यूज़ किया करो, इंट या कोई और चीज़ यूज़ ना किया करें, फ्लोट किया करें, क्योंकि फ्लोट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इतना काम कर लेते हैं, ये ABC क्या होता है, जो चीज़ें हम लोगों को जिसका जिक्र किया होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो A, B और C, यानी हमने 3 नाम दे दिए हैं, 3 वैल्यूज़ थी हमारे पास, हमने उनको नाम दे दिए ABC। उसके बाद हमारा काम होता है कि इनपुट देना, यानी एंटर करवाना इन्हीं नंबर्स को,
या जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है या जो हम लोग को यूज़र ने दिया होता है उसको एंटर करवाने का काम होता है, अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। तो सी आउट के अंदर हम हमेशा एंटर करवाते हैं या इनपुट देते हैं। तो एंटर करवाया किसको, वैल्यूज़ थी हमारे पास 3, तो उन तीनों का हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। एंटर करवाया सी इन, यानी हम इनपुट कर रहे हैं तो सी इन के अंदर हम लोग उनको लिख देंगे ए, बी और सी को। ए इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन बी एंड ये और सी, ठीक है। ये जो है ना ये साइंस होते हैं, सी आउट से बाहर निकलते हैं हमेशा और सी एंड इन की तरफ जाते हैं हमेशा ये साइंस के, यानी इनके ये जो फेसिस है ना, ओके, बी और सी ये लिख दिया। उसके बाद टर्मिनेटर साइन, टर्मिनेटर साइंस भी हेडर फाइल्स के आगे नहीं आते, इंट मेन के आगे नहीं आता, ठीक है, इंट मेन या वॉइड मेन उनके आगे नहीं आता, ठीक है। लेकिन बाकी ये देखें जब एक दफ़ा करली ब्रैकेट शुरू होगी उसके बाद इन सब के आगे आएंगे। लेकिन जब हम लोग इफ़ एल्स इफ कंडीशंस वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो कंडीशन के आगे कभी भी टर्मिनेटर साइन नहीं आता, क्योंकि कंडीशन जब लगाते हैं ना उसका मतलब होता है कि अभी काम होना है, ठीक है। तो हम लोग टर्मिनेटर साइन का मतलब क्या होता है कि आप बात को क्विट कर रहे हैं, वहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं, अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं। तो कंडीशन हम लोग लगाते ही तब है जब हम लोग कोई ट्विस्ट लाना चाह रहे होते हैं किसी चीज़ में, ठीक है। तो वहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, वहाँ से ही तो बात शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पे टर्मिनेटर साइंस लगे हुए हैं आपने ये लाजमी लगते हैं यहाँ पे आप डाटा टाइप के आगे भी लाजमी लगाते हो, क्लियर स्क्रीन के आगे भी लाजमी लगाते हो। फिर उसके बाद जब एंटर करवाते हो आप किसी चीज़ को वो भी लाजमी ही होता है, सी आउट और सी एन के आगे लाजमी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम अगले इससे आगे जाएँ, जब सी इन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ये, नेक्स्ट स्टेप ये देखें, सीन जब हम लोगों ने कर लिया उसके बाद हमारा है कि जब हमने क्या करवाना है, अपनी इफ़ कंडीशन वाला हमारा बेसिक क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इसके बाद सीन जब हमने एंटर करवा दिया डाटा ए, बी और सी की तीनों की वैल्यूज़ एंटर करवा दी, उसके बाद हमने लगानी है कंडीशन। कंडीशन हमारी क्या है कि या तो ए, हमें क्या दिया गया था ए, बी और सी में से तीनों में से जज करना था कि कौन सा जो वर्ड है वो बड़ा है, ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये हम लोगों ने क्या करवाना था यहाँ पे बताना था, जज करना है यहाँ पे। तो हमने क्या क्या दिया, अगर इफ़ अगर ए क्या है बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, ए कौन क्या है ए बी से भी बड़ा है और ए क्या है सी से भी बड़ा है, अगर तो क्या होगा ए बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, अगर वो बी से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है तो वो सबसे बड़ा होगा। ए क्योंकि टोटल है ही 3, ठीक है, तो दोनों से बड़ा है तो मतलब कि वो सबसे बड़ा है। सी आउट ए इज़ लार्जेस्ट नंबर, तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी, ये कंडीशन आ गई, ये स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, और हैंडल कर दिया, ख़त्म बात। उसके बाद इफ़ के बाद आ जाता है एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है कि ए इज़ लार्जेस्ट नंबर देन क्या होगा, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो बी, जाहिर सी बात है ए बड़ा नहीं है तो या तो बी बड़ा होगा, अगर बी सी से बड़ा है एंड बी ए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखें, एंड जब भी हम लोग लगाते हैं एंड एक नहीं लगाते, एंड हमेशा 2 लगते हैं। इज इक्वल टू जब लगाते हैं वो भी हमेशा 2 लगते हैं, एक नहीं लगता। ये C++ के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना इन टूल्स पे भी एक अलग से रूल्स पे एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये देखें यहाँ पे हम एंड, मैंने आपको बताया कि एंड जो है ना, एंड एक दफ़ा नहीं लगता, इसको 2 दफ़ा ही लिखते हैं जहाँ पे भी कहीं पे यूज़ हो ये। उसके बाद हमने क्या किया, बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, एंड बी ग्रेटर देन ए, और अगर बी ए सी से भी बड़ा है और बी ए से भी बड़ा है तो जाहिर सी बात है बी सबसे बड़ा होगा, तो बी इज़ लार्जेस्ट नंबर, वो स्टेटमेंट आ गई। अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या होगा, एल्स इफ क्या होगा, सी ग्रेटर देन ए, ठीक है, और सी ग्रेटर देन बी, ए बड़ा नहीं है बी बड़ा नहीं है तो फिर सी बड़ा होगा, तो हमने लिख दिया सी इज़ लार्जेस्ट नंबर। अगर ऐसा भी नहीं है, एल्स लास्ट वाली मैंने आपको बोला था सबसे पहली जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, सबसे पहली कंडीशन वो इफ़ के साथ लिखी जाती है, सबसे आखिरी एल्स के, ओनली एल्स के साथ लिखी जाती है, और सेंटर में जितनी भी आए वो सारी एल्स इफ़ के साथ लिखी जाती हैं। पहली इफ़ के साथ, लास्ट वाली एल्स के साथ, एंड सेंटर में जितनी भी हैं वो सारी की सारी एल्स इफ़ के साथ लिखी जाती हैं। देखिए लास्ट वाली एल्स के साथ लिखी तो ये हमारी क्या आ जाएगी, अगर ए भी सब दोनों से बड़ा नहीं है, बी भी दोनों से बड़ा नहीं है बाकियों से, और सी भी दोनों से बड़ा नहीं है, तो मतलब इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है, तमाम के तमाम बराबर हैं, ठीक है, तो नंबर्स आर इक्वल। अगर ये तीनों एक दूसरे से बड़े नहीं हैं तो क्या होंगे, बराबर होंगे, फिर द नंबर्स आर इक्वल, हैंडल, बात ख़त्म होगी हमारी। तो सिस्टम पॉज, और हमने ये ब्रैकेट्स जितनी खोली हुई होती हैं उतनी ही बंद करनी होती थी। तो ये हमने एक ब्रैकेट खोली थी तो हमने एक इसकी बंद कर दी। ओके, आज का हमारा ये भी क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो है वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।